नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बस्ती की, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आगे खबर रायबरेली से है, जहां सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 13 प्रत्याशियों ने डायरेक्टर पद के लिए किया नामांकन। साथ ही अगली खबर राजगढ़ से है, जहां चचेरे भाई ने अपने भाई का अपहरण कर मांगी 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बस्ती से है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती के गौर ब्लॉक के महादेव शुक्ल कॉलेज में पहुंचे। सरकार की जन कल्याणकारी और विकास की योजनाओं के बारे में बताया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में एक तरफ सभी विरोधी दल हैं, जब इनसे पूछो कि क्या लक्ष्य है तो कहते हैं कि हमको मोदी को हटाना है, केवल उनको हटाना है। जब मोदी ने गरीबों के जीवन को खुशियों से भरने के लिए 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया, गरीबों के घर में शौचालय बनवाए, 12 करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन देने का काम किया, आज़ादी के बाद जिनके घरों में बिजली नहीं पहुंची, मिट्टी के तेल के दिए डालकर गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, उन घरों में सौभाग्य योजना से बिजली लगाने का काम किया। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं। देश और दुनिया का निवेश आ रहा है। क्या इसलिए मोदी को हटाना चाहते हैं? जब इनसे पूछो कि कोई मुद्दा है तो कहेंगे सिर्फ मोदी को हटाना है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। 2024 में विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सारे एक साथ मिल जाएंगे, तब भी जनता इनका साथ देने को तैयार नहीं है। बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80। एक बार हम सीताराम बोलेंगे तो 40 और 80 मिलाकर के 120 हो जाता है। देश में 350 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला करके देने के लिए देश की जनता तैयार है। और मैं कई राज्यों में जाता हूं, मैं चारों तरफ एक बात ही देख रहा हूं, किसी के मन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कोई दूसरा विकल्प उनके सामने उनको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर लोकसभा क्षेत्र बस्ती में हमारे सांसद हरीश जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे खन्ना जी, कई सब वरिष्ठ नेतागण आए, आपने सबको सुना है। सबके साथ हर लोकसभा में इस प्रकार की जनसभाओं का इस भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोगों का आना यह दर्शाता है कि कार्यकर्ता तो अपना पसीना बहा ही रहा है, लेकिन जनता भी मोदी जी के लिए अपना पसीना बहा रही है। सपा गुंडों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी। एक सवाल सुन ले। अरे यार, एक सवाल कर रहे हैं। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है। वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया। पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। कानून पे आप भी फेल हैं, लगातार जो है कोर्ट में गोलियां चल रही हैं। अब तो कोर्ट के रूम में गोली चल रही है, जहां पर भी गोली चल रही है उसकी जांच हो रही है। जो अपराधी वो पकड़ लिए गए हैं, जांच करके उसके पीछे कौन है पता करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, शिवपाल यादव ट्यूबवेल बंद है, ट्यूबवेल में बिजली नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। किनके वहाँ सैफई में नहीं है क्या? बाकी चीज नहीं, कहा नहीं, सैफई में नहीं, बस्ती में नहीं है। आप चिंता मत करो, कोई विरोध श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भी बहुत लोग विरोध करते थे, लेकिन हमारे 3 मुद्दे थे। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जहां बस्ती के 35 वर्षीय विवेक राज बैंगलोर में जातीय भेदभाव का शिकार हो गए। उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। बीते 4 जून को यह घटना बैंगलोर में घटी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने रही। विवेक राज बैंगलोर की लाइफस्टाइल कंपनी में काम करते थे। कंपनी ने जो भी काम उनको दिया, उन्होंने परफेक्ट समय पर करके बॉस की टेबल पर रख दिया। बस इसी वजह से विवेक राज को जातीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा। विवेक राज
एससी थे। काम करने में जब वो अन्य कर्मियों के साथ आगे निकल गए तो उन्हें जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके काम में कमी निकाली जाने लगी। जातीय भेदभाव में विवेक की बॉस मालती समेत 2 अन्य कर्मचारी शामिल थे। जातीय भेदभाव का शिकार विवेक राज ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से निफ्ट की डिग्री हासिल की, जिसके बाद बैंगलोर में लाइफस्टाइल कंपनी में जॉब शुरू की, जहां पर जातीय भेदभाव की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस पूरे मुद्दे पर मृतक के पिता का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। यहीं सेंट बेसिस से पढ़े हैं। जब दीवानी कचहरी बस्ती के पास सेंट बेसिस था तो यहाँ से पढ़े हैं। हाई स्कूल तक यहाँ पढ़े हैं और उसके बाद में शेरवुड अकाडमी लखनऊ गए। वहीं से इनका कैंपस सिलेक्शन हुआ और फिर सीधे बंगलौर गए। बंगलौर में ये बहुत अच्छे टॉप किए हैं यूनिवर्सिटी अपना। 1 साल वाइस प्रेसिडेंट थे, 1 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। इनकी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ के। उसके बाद जॉब किस कंपनी में लगी थी उनकी? नौकरी जो है ये कंपनी में ज्वाइन किए थे लाइफ स्टाइल में। अच्छा, इसमें किसमें थे? इस बार भी उन्होंने आकर के फिर इसी में ज्वाइन किया था। अच्छा, तो क्या समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरह की घटना इससे अब हो रही है? समाज में मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से लोग सतर्क रहें और किसी के चंगुल में ना फंसे, बहकावे में आकर के। हर आदमी सतर्क रहे और जो भी ऐसी प्रताड़ना लोग करते हैं अपने से दिमाग से दूर कर दें, क्योंकि ऊपर वाला न्याय देगा और न्याय करेगा। अब मैं तो बर्बाद हो चुका, लेकिन दूसरा ना कोई बर्बाद होने पाओ ऐसा समाज में। आपके घर में परिवार में कौन से लोग हैं? माता जी के? अब कोई नहीं रह गया। उनकी माता जी जो थी उनकी 20 साल पहले देहांत हो गया। बहुत दुख फील हो रहा होगा। इस तरह की नहीं होनी चाहिए घटना जैसे समाज में। किस तरीके से आपके बेटे के साथ हुआ, अब आप आगे ना हो किसी और के साथ? आप क्या देखते हैं? मतलब आपके पास एक ही बेटा था, दुनिया मेरी ख़त्म हो गई है। चलिए ठीक। और जिस कंपनी में काम करते थे बहुत खुश होकर के उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और बहुत खुश रहते थे। रोज़ रोज़ के हम लोगों की 2-3 बार बातें होती थी, रात में सोने के पहले भी बात होती थी। लेकिन ऐसा अचानक क्या बात पैदा हुई उसमें, वो बता रहे थे केवल कास्ट फीलिंग के कारण से ऐसा मेरे साथ किया जा रहा हो सकता है कि लोग मुझे और आगे बढ़ा करके प्रताड़ित करें। उसमें एक मालती मैडम थी और 2 लोग और थे, इनके सीनियर थे। किस तरह की कभी आपसे बात हुई? क्या प्रताड़ना करते थे? जैसे आप वहाँ काम करते थे, आप जैसे वो इसमें काम करते थे तो काम थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा चलते थे और जो ये काम लेके जाते थे अपने बॉस को दिखाने, जो मैडम थी वह उसी काम को रिजेक्ट कर देती, दूसरा लेके जाता था तो यस कर देती थी। मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित? मानसिक रूप से बहुत पीड़ित करती थी। अच्छा, जिस दिन सुसाइड हुआ क्या आपसे बात हुई थी? हाँ, उस दिन 2 बार तो सवेरे मेरी प्रतिदिन बात होती, उस दिन भी 2 बार मेरी बात हुई थी। लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बताया कि आज मैं ऐसा कर लूँगा। अच्छा, मतलब क्या भाव था जब बातचीत की? जो कि बिल्कुल पहले जैसा था, एकदम नॉर्मल था बात। बहुत सामान्य रूप में मुझसे बात करते थे। पूरा घर का रूप रंग देखते थे, कैमरे लगवा दिए थे कि आप जहाँ भी रहेंगे हम आपको देखते रहें। घर पे कौन आ रहा है, आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही, कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारी मेरी व्यवस्था वो करते थे। कहीं किसी प्रकार की कोई बात कमी नहीं घर में होने देते थे। कभी बताया किस तरह की टिप्पणी होती थी उनके लेकर? हाँ, वो बताते थे कास्ट फीलिंग बराबर होती थी। अच्छा, तो उसका कंप्लेंट भी उन्होंने उस दिन जिस दिन हाँ, सुसाइड उस दिन उन्होंने पूरे इंडिया के जितने उच्चाधिकारी थे सबको उन्होंने भेज दिया था। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, बस्ती से सीनियर संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां जिला सहकारी बैंक के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकारी बैंक के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 13 प्रत्याशियों ने डायरेक्टर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पूर्व विधायक गजाधर सिंह के बेटे विवेक विक्रम सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद के चुनाव को लेकर सहकारी बैंक के पास पुलिस का कड़ा पहरा लगा है।
कोई बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डायरेक्टर का नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के समर्थन गढ़ मौजूद रहे। बता दें कि जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद के लिए नामांकन करने वालों का तो प्रमुख रूप से विवेक विक्रम सिंह और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा एडवोकेट समेत 13 लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच निदेशक पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए। डायरेक्टर पद पर नामांकन पत्र दाखिल करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के जवानों की मुस्तैदी की गई थी। इस अवसर पर पूर्व विधायक गजवादर सिंह, पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक रामलाल अकेला, रवि चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी, आज किस पद के लिए आपने नामांकन किया? आज जिला सहकारी बैंक के निर्देशक पद के लिए नामांकन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग प्रत्याशी बनाए गए थे, उसका हम लोगों ने पर्चा दाखिल किया। कितने लोगों ने नामांकन किया? 13 लोगों ने। बैंक काफी नुकसान में जा रही है, इसको आगे कैसे आप मुनाफे कर रही है? देखिए, बैंक यहाँ रायबरेली शाखा में लॉस में नहीं है, रायबरेली शाखा प्रॉफिट में है। मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो नए बायलॉज हैं उसके तहत पूरे देश व्याप्त में भारतीय जनता पार्टी सहकारिता को मजबूत करना चाहती है। और जो पहले राष्ट्रीय स्तर पे सहकारिता मंत्रालय नहीं हुआ करता था, वो सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया केंद्र सरकार में, और व्यवसाय बढ़ा के हम इसको और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ कि एक मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को उन्होंने इस रायबरेली जनपद की कुर्सी पे अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया। मैं इस पूरे रायबरेली जनपद के सभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकर्तागण और सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो पूरे बढ़ चढ़ के आज मेरे साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां अपहरण 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ौदिया का है, जहां एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई का अपहरण कर 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। षड्यंत्रकारी इमरान पिता रफ़ी अहमद है, जो अपहरण सैयद अदनान का चचेरा भाई है। वो अदनान की प्रकृति से जलता था और स्वयं आर्थिक रूप से कमजोर था। खुद के शौक पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत थी। बताया जा रहा है कि अदनान कुछ दिनों बाद 5 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज बनाने वाला था, जिससे इमरान भाई ने अनुमान लगाया कि आर्थिक रूप से वो बहुत सक्षम है। इसीलिए इमरान ने पूरा षड्यंत्र रचा, जिससे फिरौती की बड़ी राशि प्राप्त कर सके। 3 माह से चल रहा था पूरा षड्यंत्र। मौका मिलते ही इसने इस घटना को अंजाम दे दिया। जब सैयद अदनान के पिता को फिरौतियों द्वारा फोन लगाकर 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई, तब पिता शकील अहमद ने थाने में जाकर सूचना दी, जिस पर राजगढ़ नरसिंहगढ़ पुलिस ने तत्काल कार्यवाही के लिए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सैयद अदनान को षड्यंत्रकारियों के चंगुल से छुड़ाने में सफलता प्राप्त की गई। भी आरोपी थे, उनके पीछे लग करके घेराबंदी करके उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो इमरान नाम का व्यक्ति है, जो अपहृत का स्वयं का रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, चचेरा भाई है। इनके अपहृत के ताऊ का, जो सगे ताऊ है, उनका लड़का है। भोपाल में एसी और कूलर ठीक करने की दुकान इसकी है। और ये जो फैमिली है, अपहृत की फैमिली है, शकील अहमद की फैमिली है, इससे इनके प्रोग्रेस से ये थोड़ा सा जलता था। और जो शकील हैं, ये एक वहाँ पर वेयर हाउस का भी निर्माण कर रहे थे, पोल्ट्री फार्म भी था। तो इसको, इमरान को लगता था कि इनके पास में काफ़ी पैसे हैं, और इसकी जो आदतें थी उनको पूरा करने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इसने ये प्लानिंग बनाई। और लगभग 2-3 माह से ये प्लानिंग पे काम कर रहा था। 14 तारीख को इनने रेकी की, रेकी करके अपने लोगों को इसने, जो टीम इसने बनाई थी घटना को अंजाम देने के लिए, उनको लगाया था। और जैसे ही अदनान अपने फार्म हाउस, अपने पोल्ट्री फार्म से बाहर आया, एक ट्रैक्टर उसके गाड़ी के सामने, बोलेनो गाड़ी थी इसकी,
गाड़ी खड़ी कर दी, इसको रोका और फरियादी शकील अहमद भोपाल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा नरसिंहगढ़ थाने में कंप्लेंट किया गया 15 तारीख को कि इनके बच्चे की किडनैपिंग हो गई है, जिसका नाम अदनान अहमद है और इसमें किडनैपर्स के द्वारा 1.5 करोड़ की राशि उनसे मांगी गई है और ये कहा गया है कि अगर आप ये राशि नहीं दोगे तो हम बच्चे की हत्या करेंगे। इस सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने तमाम जो भी नाकेबंदी और CCTV में जब सारे जो हमारे साइबर सेल हैं इनका हम लोगों ने सपोर्ट लिया, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सूचनाएँ प्राप्त हुई, सूचना तंत्र को विकसित किया गया और उकावदा नामक स्थान से आरोपियों की घेराबंदी करके अपराध को उनसे मुक्त कराया गया। इसमें कुल 5 आरोपी हैं। मुख्य षड्यंत्रकर्ता इमरान है जो इनका चचेरा भाई है और इसके अलावा 4 आरोपी हैं, संतोष मीणा, पवन मीणा और इसके अलावा 2 और साथी हैं, राम भरोस और एक अन्य इनका साथी है। इस तरीके से कुल 5 लोग हैं। सभी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई और पुलिस ने अथक इसमें प्रयास करके 48 घंटे के अंदर अपहृत व्यक्ति को सकुशल वापस लाने में सफलता प्राप्त। किडनैपिंग क्यों की थी सर, इनने क्या कारण रहा है? 1.5 करोड़ रुपए की रोटी की राशि चाह रहे थे और एक पारिवारिक जो प्रतिस्पर्धा होती है आर्थिक स्थिति को लेकर वो मुख्य कारण थी और उनके जो शौक थे उनको पूरा करना। कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ सर? 364A किडनैपिंग की धारा उसके अंदर। सर आरोपी कौन कौन थे? जी बता दे। अपहरण के समय क्या क्या हुआ और किस चीज़ गाड़ी लगा के किडनैप करा भैया आईडी नीचे थोड़ा सा मुँह वगैरह आके छुपा के मेन रास्तों से जब भी ले जाते थे तो मुँह मेरा छुपा देते थे। तो फिर किसी गांव में देहात में ऐसी जगहों पे लेके गए मुझे और जंगलों में रखा, किसी जगह ज़्यादा स्टे नहीं करा। 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा। क्या वजह रही आपका वजह क्या थी बताया नहीं उन्होंने। आपके चाचा उन्होंने यही कहा कि हमारा काम हो जाए, हम थर्ड पार्टी हैं, हमारा काम हो जाए और हम आपको छोड़ दें। आपको अपहरण करने वाले क्या डिमांड थी उनकी? ये सब मुझे कुछ नहीं पता है। कहीं आपने भीड़ वाला इलाका भी मिला होगा? भीड़ वाला इलाका सर कहीं नहीं मिला। कहीं मतलब ऐसी गोपनीय जगहों से वो लोग लेके गए थे जहाँ पर रोड बन रहे हों, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या सिर्फ जंगल हो, खेतों के अंदर से मेरी गाड़ी लेके गए थे। सर मैम आए हैं, हमेशा मिलते हैं, ईद पे सब टाइम पे मिलते हैं, मगर पता नहीं था ये कैसे। अपहरण के समय आपके साथ उस समय साथ थे क्या? आप पे विश्वास था पुलिस हमें? बिल्कुल 100%। कहाँ से हुआ था आपका, कैसे हुआ? सर पोल्ट्री फार्म के बाद जो रास्ता है वहाँ पे एक गाड़ी एक टाइम पे निकल सकती है, वहाँ उन्होंने ट्रैक्टर लगा दिया था और पीछे से बाइक आ गई तो वहाँ पर। कितने लोग लगे थे आपको? 3 लोग थे। क्या मान लो इतनी धमकियों के बाद आपने उन्हें राशि नहीं दी और पुलिस पे भरोसा किया? राशि मैं देता भी था, मैं तो उनके पास था। क्यों इस पे भरोसा ही ऑब्वियस है सबसे। मतलब कैसे पकड़ के लेके? राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां एमपी के रतलाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित करते हुए हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। सम्मेलन में शामिल महिला हितग्राहियों को विधायक मकवाना ने अपने हाथों से भोजन कराया। रतलाम ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत ग्राम तितरी में लाभार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी लाभार्थियों जिन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं में रतलाम ग्रामीण विधानसभा के नागरिकों, कृषकों और बहनों को लाभ प्राप्त हुआ है, उनको शामिल किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिला प्रभारी प्रदीप पांडे, जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा समेत कई लोग मौजूद रहे। विधायक जी, हजारों की महिलाओं की भीड़ है और कन्या भोज की शुरुआत की है, माथे में पसीना, हाथ में मिठाई है, चुनाव की शुरुआत हो गई। ये तो माननीय मोदी जी के 9 वर्ष के सेवा, सुशासन और समर्पण का जो अभी काम चल रहा है और मोदी जी ने जिस भाव से, सेवा भाव से ये काम करा है, उसी के तहत आज हितग्राही सम्मेलन रखा गया था और मातृशक्ति से निवेदन करा था, उनसे प्रार्थना करी थी कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम में मेरा ये सौभाग्य है,
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मातृशक्ति के साथ आज मुझे भोजन करने का ये अवसर मिला है और मैं आज जो कुछ भी हूँ मातृशक्ति की वजह से ही हूँ, बेटियों की वजह से ही हूँ। आज भोजन चल रहा है और सेवा समर्पण के इस कार्यक्रम में आज हितग्राही सम्मेलन में सब पधारे हैं और निश्चित रूप से ये सेवा भाव से हम काम करते हैं और चुनाव तो आ ही रहे हैं 2023 का, लेकिन ये तो एक हितग्राही सम्मेलन था, उस वजह से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां प्रतिवर्ष जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अपने पिता के प्यार और त्याग के प्रति सम्मान प्रकट करना है। मदर्स डे की तर्ज पर फादर्स डे मनाने की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका की एक लड़की सोनारा स्टार्टडोट द्वारा पहली बार 1909 में की गई थी। 1930 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। धीरे धीरे अमेरिका की सीमाओं को तोड़ते हुए ये पूरी दुनिया में फैल गया। फादर्स डे के अवसर पर इस बार जिले के प्रशासनिक मुखिया जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह ने पिता के बारे में विचारों को साझा किया और कहा कि पिता न केवल हमें शरीर देता है, बल्कि हमें समाज में रहकर संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना भी सिखाता है। अपने पिता से जुड़े संस्मरणों को याद करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पिता ने मुझे ईमानदारी से कार्य करने की हमेशा सीख दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने भी अपनी यादों को ताजा करते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता से करुणा, ईमानदारी और स्वावलंबन की सीख मिली, जो आज भी उन्हें प्रेरित करती है। कल फादर्स डे है, कोई ऐसी प्रेरणा आपको जो अपने पिताजी से मिली हो और जनता को जो बताना चाह रहा है? बहुत स्पष्ट बात है। देखिए, हमको अपने पिता से मिला है सबसे बड़ा चीज़ ये करुणा, ईमानदारी, स्वावलंबन, वही मैं सबसे कहता हूँ। करुणा रखो लोगों के प्रति, जो अपने प्रति व्यवहार चाहते हो वही दूसरे के प्रति व्यवहार करो। स्वावलंबी बनो, खुद से बनो, दूसरे को भी इस लायक बनाओ, उसको प्रेरित करो, वही बने। सर, ऐसी कोई भावुक याद जो आपको अभी भी पिताजी से लगातार कनेक्ट करती है? मेरे पिताजी जीवित हैं और वो अक्सर हमें डांटते रहते हैं, इसलिए वही सबसे भावुक याद है। देखिए, ऐसा है, इसमें प्रथम दृष्टया उनके घर वालों ने आत्महत्या करने की शिकायत की है, लेकिन हम अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां झोला छाप डॉक्टरों पर सख्ती से परेशान हो बिचौलियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पैसे के लेन देन में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान नगपुर सीएससी अधीक्षक ने मीडिया के सामने आकर मामले की तहकीकात बयां की। भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए डॉक्टर भास्कर ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। सीएससी अधीक्षक होने के नाते खुद कई झोला छापों पर उन्होंने कार्यवाही की थी, जिसकी वजह से उन पर निशाना साधा जा रहा है। डॉक्टर साहब, पैसे के लेन देन का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी जी, इसमें कितनी सच्चाई है और हकीकत क्या? जी, जो पैसे का वीडियो वायरल हो रहा है, ये कल मैं भी देखा कि वीडियो में जो है वायरल हो रहा है। इसमें जो है मेरा एक कर्मचारी है, मुझसे पैसा उधार लिया था और वही वो बैठ के दे रहा है, तो कोई जो है साजिश के तहत वीडियो बना लिया है कि इनको ब्लैकमेल किया जाए, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बस वो हमसे उधार लिया था, वही दे रहा था। जी सर, घूसखोरी का आरोप लग रहा है, छापेमारी का भी आरोप लग रहा है। जी, छापेमारी और घूसखोरी के जो आरोप लग रहा है ये गलत है, और छापेमारी हमारे अधिकारियों द्वारा बोला गया है कि जो भी डिग्री वाले डॉक्टर है वही क्लिनिक चलाएं, बाकी और कोई क्लिनिक न चलाए। और जो झोला छाप हैं, इनको देख के इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में भी 3 लोग खिलाफ कार्रवाई किया गया है और आगे भी किया जाएगा। इस तरीके का आरोप लगाकर कहीं आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? जी, मुझे तो लगता है कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए ही ये वीडियो वायरल किया गया। अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई? जी, हमारे जो एससीएमओ साहब और एसीएमओ साहब हमसे फ़ोन पे वार्ता हुई है, तो मैंने उनको बता दिया है कि सर हमको बदनाम करने की कोशिश है, बाकी आप जो वीडियो जो है बना रहा है या जो हमको पैसा दे रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं उसने हमको क्यों पैसा दिया। जिसने वीडियो बना किया उसके खिलाफ आप कुछ करने के मूड में हैं? बिल्कुल, मैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की पूरी मांग करूंगा,
और उनके खिलाफ मैं FIR भी दर्ज करवाऊँगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जो अंबेडकर नगर के जलालपुर में तहसील परिसर के सभागार में सुबह लगभग 10 बजे उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल और क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मौर्य के नेतृत्व में जन सुनवाई की शुरुआत की गई, जहां लगभग 12 बजे जिलाधिकारी के सभागार में पहुंचने के बाद फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभागार कक्ष से लेकर परिसर तक शिकायतकर्ता लंबी कतार में खड़े होकर जिलाधिकारी को अपनी शिकायत सुनाने के लिए बेताब रहे, जहां जिलाधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के समक्ष आई कुल 100 से ज्यादा शिकायतों के 4 का त्वरित निस्तारण कर दिया गया। वहीं जन सुनवाई के दौरान भारी भीड़ और तीव्र गर्मी की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं इससे पहले 24 बार अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी उसराहा गांव निवासी रामजनक 25वीं बार अपनी शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया कि 1851 के चारगा खाते में मामला दर्ज है, लेकिन शिकायत पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारित कर दिया गया है। ऐसे में कई शिकायतकर्ता अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम शिवम पांडे है। ग्राम गोपीचांद, मेरा घर गोपीचांदपुर में है, बियाव ब्लॉक में। तो ये श्याम प्रीत यादव हमारे गांव के हैं, जो हमारी ज़मीन जो है 791 घाटा संख्या 792 91 उनका है, 92 हमारा है, क्योंकि ज़बरदस्ती उसमें अपना मलई वगैरह डालते चले आ रहे हैं। और बार बार हम थाने पे भी गए और यहाँ भी तहसील में भी आते रहे बराबर। SDM साहब को भी इसके पहले एप्लीकेशन हमने दिया था, उसकी कोई कार्यवाही हुई नहीं सर। और ये फिर मैं दोबारा भी तहसील ऑफिस पे आया हुआ और गाँव के तमाम लोगों की ज़मीन उन्होंने कब्जा कर रखा है। अभी एक दादा और आए थे राम आश्रय यादव, उनका 790 घाटा संख्या है, उनका भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। और रास्ता गांव में जा रहा था, उसको भी चलने के लिए है बराबर, और बनाने नहीं दे रहे किसी को। जो है ये दबंगई बिना दबंग किस्म के आदमी हैं, पूरी तरीके से जो है किसी को रहने नहीं दे रहे गाँव। जी सर। जय नारायण यादव जी और ग्राम डीबिया चुटिया। तो चक मार्ग हमारा जो है 52 नंबर चकबंदी के समय से आज तक निकला नहीं। मैं 1 जून 2023 को एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दिया, तहसीलदार के पास होकर और एक बार सर को मिला, वो जो है 15 तारीख को 15/6/2023 को पैमाइश की। तो उस पैमाइश से हम लोग संतुष्टि नहीं हुआ, इसलिए आज दोबारा जो है हम सबको देने जा रहे हैं। जी दादा, क्या समस्या लेके आए हैं आप आज तहसील दिवस में? क्या इस पे कोर्ट का फैसला आ चुका है? इस मैटर में अदालत का फैसला आ चुका है, अदालत के फैसले की कॉपी है आपके पास? फिर क्या कहना है अधिकारियों का? क्या समस्या है सर? समस्या ये खरंजे रास्ते को लेकर 3-4 माह पहले हमने खरंजा लगवाया था। उसके पहले पूर्व प्रधान द्वारा होम पाइप डाली गई पानी की निकास के लिए, और 3 महीने बाद जो है गौरी शंकर, पुष्पा शंकर और चंदन नंदन राजन सब एक ही परिवार के जुट करके खरंजे को उखाड़ दिए, होम पाइप निकाल दिया। और जो होम पाइप पे ईंटा लगा था 2-3 ठेला, उसको घर उठा ले गए, उठा कर लेके चले गए। और रामचंद्र की और जिसका रास्ता था उस रास्ते से जिन लोगों का, एक महिला ने जब फ़ोन किया था नंबर पर, तो नंबर पहुँची मौके पे, तो नंबर से भी हाथापाई ये लोग कर लिए। और हमने DM साहब को अवगत कराया, एप्लीकेशन दिया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमको मारने की धमकी देते हैं, और खरंजा फाड़ने की भी धमकी दे रहे हैं। खरंजा किसने लगवाया था? खरंजा तो हमने लगवाया था, प्रधान द्वारा लगवाया था। आप प्रधान हैं? जी। किस गांव के? बसिया देवसरा के। जी
तहसील दिवस पे आप किस समस्याओं को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? जमीन के मैटर में 20 बार से मैं दौड़ रहा हूँ, हमारा काम कोई नहीं हो रहा, ना कोई जांच हो रहा है, ना कोई पड़ताल हो रहा है। डाटा संख्या 1285 है, जिसमें ऊसर जमीन थी, उसमें आवासीय पट्टा 11 लोगों का हुआ है, गरीबों का अनुसूचित जाति, वो बेचारे परेशान हैं। उनको 91,194 से पट्टा हुआ दूसरे, आज तक बेचारे काबिज हैं, घर नहीं बनाने देना भी बच्चे। ऊसर जमीन को बाई प्लाट क्यों बना लिया है, जिससे पुराने रिकॉर्ड से पकड़ा जा रहा है, उसका कोई अधिकारी ना पकड़ रहे हैं, ना कोई छानबीन कर रहे हैं। 20 साल से हम लोग परेशान हैं। कितनी बार आपने एप्लीकेशन दिया? अपने एप्लीकेशन ने 50 बार दे दिए, 25 के आप, हाँ 50 बार से कम नहीं दिए। क्या आश्वासन मिला सरकार से? उसमें कुछ नहीं मिला, बस जांच लिखते हैं, जांच होता नहीं। जांच होता नहीं है? नहीं, जांच करी जाता ही नहीं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के कोल्होई थाना क्षेत्र के बड़हरा विशंभरपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे नौतनवा एसडीएम और तहसीलदार ने घटना का जायजा लेने के बाद बताया कि दोपहर बाद में मृतक युवक के साथ 3 लोग मौजूद थे। उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से मृतक मथुरा यादव की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक युवक के परिजनों को 24 घंटे के भीतर दैवीय आपदा राहत कोष के तहत 4 लाख की मदद सरकार द्वारा दी जाएगी। आज आपके ग्राम सभा में किस तरह की घटना? एक दैवीय आपदा आज दिन में 1 बजे ग्राम बड़हरा विशंभरपुर पोस्ट बनरसियापुर जिला महाराजगंज में ग्राम से सटे बागीचे में गर्मी से बचने के लिए लोग वहां बैठे थे। 2 लोग साइकिल से आ रहे थे, 2 लोग बैठे थे। अचानक आकाशीय बिजली गिरने के कारण चारों लोगों की स्थिति घायल हो गई। लक्ष्मीपुर सीएससी ले आते समय मथुरा सनाफ कल्पराज की मृत्यु हो गई। बाकी तीनों लोगों को सीएससी लक्ष्मीपुर में प्राथमिक उपचार करने के बाद गोरखपुर के लिए रिफ़र कर दिया गया। धन्यवाद। सर, आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने, किस गांव की घटना है, कितने लोग हताहत हुए हैं और शासन के द्वारा किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है? आज दिन के 2:15 बजे करीब आकाशीय बिजली से जो घटना हुई है वो तहसील नौतनवा के ग्राम बड़हरा विशंभरपुर की घटना है, जिसमें बाग में 2 लोग बैठे थे और 2 लोग साइकिल से वहीं पास के रास्ते से गुजर रहे थे। तो एक व्यक्ति मथुरा यादव की घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई और 3 लोग उसमें घायल हुए हैं। चारों को तुरंत ही सीएससी लक्ष्मीपुर लाया गया, जहां पे मृतक ब्रॉड डेड बताया गया और 3 व्यक्ति जो घायल थे उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए उचित चिकित्सा हेतु भेज दिया गया है। मृतक को शासन के द्वारा किस तरह से मदद की जा रही है? शासन की ओर से दैवीय आपदा के अंतर्गत आकाशीय बिजली एक दैवीय आपदा के अंतर्गत आती है, तो इसमें 4 लाख रुपया मृतक के परिजनों को अनुमन्य सहायता राशि तत्काल 24 घंटे के अंदर दी जाएगी। सर, ये मृतक सहित जो 3 अन्य घायल हुए का ये एक ही गाँव से थे कि अलग अलग गाँव? 2 अलग अलग गाँव से थे। 2 व्यक्ति बड़हरा विशंभरपुर के हैं और 2 दूसरे एक बगल के गाँव के हैं जो वहीं पास से गुजर रहे थे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां निचलौल रेंज के जंगलों से सटे बहने वाली नारायणी नदी के टेलफॉल तट पर बनारस की तर्ज पर रविवार की शाम भव्य गंगा आरती का आयोजन मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान आरती गायन के साथ शंख घंटी की ध्वनि और मां गंगा की आरती और नदी की धारा तक फैले जलते दीपकों की लौ से उत्पन्न अद्भुत छटा देख श्रद्धालु भक्ति से भाव विभोर उठे। आरती की गूंज से टेलफॉल तट गुंजायमान उठा। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक प्रेम सागर पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन सीमावर्ती क्षेत्रों को सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर ख्याति दिलाएगा।
इस कार्यक्रम में सनातनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर डीएम सत्येंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज वर्मा, एसडीएम सत्य प्रकाश मिश्रा, तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार नवीन निश्चल त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि पूरे देश और प्रदेश के सभी जनपदों में जहाँ कहीं भी गंगा या उनसे जुड़ने वाली नदियाँ हैं वहाँ पे गंगा आरती का आयोजन किया जाए। गंगा आरती का आयोजन किया है और ये अब हर हफ्ते रविवार को ये कार्यक्रम किया जाएगा। हर हफ्ते शाम को हम लोग यहाँ पे गंगा आरती के लिए इकट्ठे होंगे। यहाँ पर गाँव जनमानस के लोग भी आएंगे और सब लोग मिल के जो है गंगा निकलेंगे। इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल में भी बदला जा रहा है सर, तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला पर्यटक पे? आप सही कह रहे हैं, जो पर्यटन की जितनी भी परियोजनाएं हैं हम लोगों की, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एडिशन रहेगा। जो कोई भी लोग दर्जनिया ताल आएंगे या हमारे जंगलों में घूमने आएंगे, उनके लिए शाम का समय यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरेगा, तो उसको भी नज़र में रखा गया है और इसलिए वीकेंड की व्यवस्था रखी गई है कि रविवार को बहुत सारे लोग आते हैं तो इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित नहीं, ये प्रेरणा तो गंगा मैया के द्वारा ही मिला। मैं बार बार यहाँ आ रहा था और देख रहा था। इसमें पुल जो बनवाने की मेरी योजना है कि जब तक पुल नहीं बनेगा बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को जोड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। मैं बार बार गंगा मैया से प्रार्थना करता था, गंगा मैया ऐसी सद्बुद्धि हमको दो कि हम बार बार यहाँ आएँ, लोगों के साथ आएँ, अपने जनता के साथ आएँ, अपने अधिकारियों के साथ आएँ, ताकि हम बड़ा कार्यक्रम कराएं। लोग देश के नहीं विदेशों के लोग यहाँ आए, ऐसा मैं पर्यटक स्थल बनाने की योजना बनाया हूँ। गंगा मैया का आशीर्वाद रहेगा तो ये भारत में बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बना के हम लोग दिखाने का काम करेंगे। जो नई परंपरा आपने स्टार्ट किया है ये हमेशा चलता रहेगा? हमेशा आजीवन चलता रहेगा। आप रहेंगे करेंगे। ऐसा विकसित कर रहे हैं कि हम बनारस और हरिद्वार की तरह गंगा आरती यहाँ होती रहे लगातार। वहाँ तो रोज होती है, यहाँ हफ्ते में एक दिन हो। ऐसा मैं जनता से, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हर इतवार को यहाँ आए और गंगा आरती में भाग लें। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।